हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हिज पेनफुल लव अ टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और हाँ, ये जो भी बुरी सी आवाज़ें आ रही हैं इनको इग्नोर करें, क्योंकि मैं ना छत पे आके आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि घर वालों को नहीं पता ना कि मैं कौन सी स्टोरी सुनाती हूँ सबको। उनको तो यही लगता है कि पता नहीं कौन सी स्टोरी सुनाती हूँ अच्छी वाली। उनको क्या पता, मैं तो BL स्टोरी शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है और बस मेरी प्यारी सी आवाज़ पे ध्यान देना है। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि एक साइड पे हमारा विंग है जो बिल्कुल अपनी पेनफुल लाइफ को सहा रहा है, और दूसरी तरफ वांगची है जो कि आज भी विंग की यादों से बाहर नहीं आ सका। लेकिन उसका दिल पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन वो शियान की जानब खींचा जा रहा है। आप सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारा विंग अपने बेड पे वैसे ही बैठा है जैसे वो रात को बैठा था। हाँ, लेकिन अब उसकी हालत वैसी नहीं है जैसी रात को थी। वो बहुत बुरी हालत में है। उसकी शर्ट जो कि खुली हुई है और उसके बाल बिखरे हुए हैं, और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा मारने की वजह से अब रेड निशान पड़ चुके हैं, और उसके लिप्स से तो ब्लड भी निकल रहा है। और उसके दोनों हाथ, जो कि पहले एक ही हाथ बंधा हुआ था लेकिन अब दोनों हाथ ही बेड से बंधे हुए हैं। और उसका हस्बैंड जो कि अब पूरी तरह उसको टॉर्चर करने के बाद अब रूम से बाहर जा चुका है, उसे लॉक करके। और उसने सब सर्वेंट्स को भी कह दिया था कि जब तक मैं वापस ना आऊँ इसको कुछ भी खाने पीने को देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई भी इस रूम का दरवाज़ा खोलेगा। और विंग को क्या ही फ़र्क पड़ता था उसे कुछ खाने को मिले या नहीं, क्योंकि उसके लिए तो लाइफ अब बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी। जिस दिन से उसने शख्स से शादी की थी उसने अपनी ज़िंदगी में ही और दुनिया में जैसे जहन्नुम देख ली थी। और ये फ़ैसला किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का था। और वो ये फ़ैसला करना नहीं चाहता था लेकिन उसे करना पड़ा अपने वांगजी के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे हमेशा के लिए खो देता। वो उसके लिए एक तो क्या अपनी 1000 ज़िंदगियाँ कुर्बान कर सकता था। उसे वांगजी के हर सांस के बदले में चाहे अपनी एक ज़िंदगी देने क्यों ना पड़ती, वो खुशी खुशी देता, क्योंकि उसके लिए सबसे बढ़कर सिर्फ उसका वांगजी था। और आज भी उसे वो दिन याद है। हाँ, वो मनहूस दिन जब उसका हस्बैंड यानी कि वन चाओ उसकी लाइफ में आया था। और वो अब याद कर रहा था आज से 17 साल पहले जब वांगजी का एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि उसकी किसी लड़कियों से लड़ाई हो गई थी, वो भी विंग की वजह से। और वो कितना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और विंग उसे हॉस्पिटल में लेके गया था। लेकिन तभी जैसे ही वो उसको रूम में छोड़ के आया था उसकी मॉम ने उसे कॉल की थी, विंग जहाँ कहीं भी हो घर आओ। लेकिन मॉम, वांगजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे चोट लगी है। उसने कहा था वो मरता है तो मर जाए, मैंने कहा घर दफाओ, तुम आते हो या नहीं। उन्होंने एकदम से कहा आता हूँ मॉम, आता हूँ। और वो बस वांगजी को बिना देखे और बिना बताए चला गया, क्योंकि वो जानता था अगर वो नहीं गया तो उसकी मॉम उसके साथ बहुत बुरा करेंगी। और जब वो घर आया तो उसने देखा कि मैडम यूँ कहीं जाने के लिए रेडी हो रही हैं। जी मॉम, जल्दी से अपने रूम में जाओ और अच्छे से तैयार होकर आओ। बट मॉम क्यों, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने तुम्हें सवाल पूछने के लिए नहीं कहा, मैंने तुम्हें कहा रेडी होके आओ। उन्होंने उससे कहा लेकिन मॉम वो वांगजी, मैंने कहा जाओ और रेडी होके आओ। उन्होंने एकदम से उसे हुक्म दिया और उसे ना चाहते हुए भी जाकर रेडी होना पड़ा। और थोड़ी देर बाद वो उनके साथ जाने के लिए एकदम रेडी था। उन्होंने उसकी तरफ देखा, वो सर से लेकर पाँव तक उसे देख रही थी। मॉम, मैं ठीक लग रहा हूँ ना, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। ठीक नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। और वो जैसे एकदम से हैरान हो गया, मैडम यू और उसकी तारीफ़ कर रही हैं, चलो मेरे साथ। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और अब वो अपने साथ उसे खींचे लिए ही जा रही थी। बट मॉम, हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे वांगजी के पास जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा उसे, चलो मेरे साथ। बट मॉम, अब तुमने मज़ीद एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुप करके बैठो। और वो उसे अब गाड़ी में लेके कहीं जा रही थी, और वो बस उन्हें देखे ही जा रहा था, पता नहीं उसे कहाँ लेके जा रही थी। और थोड़ी ही देर बाद वो एक जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ पे बहुत सारे लोग और बहुत सारे गेस्ट थे। मॉम, ये हम कहाँ आ गए हैं, बताती हूँ। और फिर वो उसे अंदर ले आई जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और शायद वो सब बिजनेसमैन थे। और बहुत सारी औरतें और बहुत सारे मर्द वहाँ पे इकट्ठे थे, वो सब ड्रिंक कर रहे थे और आपस में बातें कर रही थी।
मैडम यू ने उन सब को बताया कि उनका अडॉप्टेड बेटा है जिसे वो बहुत अच्छे तरीके से पाल रही हैं और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और वो सब तो उसके लिए तालियां बजाए जा रहे थे कि वो कितनी ग्रेट है जो कि अपने अडॉप्ट किए हुए बेटे को भी इतने अच्छे से रख रही हैं। और ये तो सिर्फ वो या फिर विंग ही जानता था कि उन दोनों के बीच में कितना प्यार है या वो उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और ये कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि उनके एनजीओ की तरफ से दी गई एक पार्टी थी और साथ ही इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन भी इनवाइटेड थे। और मैडम यू तो यही चाहती थी ना कि अपने बिज़नेस को जितना हो सके आगे बढ़ा सकें, क्योंकि उनके हस्बैंड को तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था बिज़नेस में। ये तो वही थी जो एनजीओ और बिज़नेस को साथ साथ लेके चल रही थी। और उनके हस्बैंड तो बस एक नाकाम आशिक की तरह इधर कभी उधर पड़े रहते। और वो तो विंग को भी घर में ला के जैसे भूल ही चुके थे कि वो किसी को घर में लाए हैं, जीते जाते इंसान को। वो तो बस सब कुछ मैडम यू पे छोड़ के एकदम जैसे लापरवाही हो चुके थे। और अब मैडम यू इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही थी। वो जैसे चाहे विंग के साथ वैसे ही सलूक करती थी और आज उसे पार्टी में भी इसी वजह से लेके आई थी ताकि कोई ना कोई बिजनेसमैन उसे पसंद कर ले और वो उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि विंग था भी तो इतना ज़्यादा इनोसेंट और इतना ज़्यादा क्यूट था। और वो भी 18 का भी तो नहीं हुआ था। और उन्हें पूरा यकीन था कि वो विंग का सौदा करके उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। और शायद वो गलत भी नहीं थी। और विंग वहाँ पार्टी में फ़ील कर रहा था कि कोई है जो मुसलसल उसे अजीब अजीब नज़रों से देखे जा रहा है, लेकिन पता नहीं वो कौन था। लेकिन उसे ऐसा ही फ़ील हो रहा था जैसे किसी की नज़रें उसे अपने आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। कौन था जो उसकी तरफ देखा जा रहा था? और वो बहुत ज़्यादा डर और घबरा रहा था। और उसे वांगजी की भी तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। वो उससे मिल के भी नहीं आया और उसे बता के भी नहीं आया कि वो घर जा रहा है। वो क्या सोचेगा उसके बारे में कि विंग कितना ज़्यादा बुरा और कितना सेल्फिश है कि उसने विंग की खातिर मार खाई और वो उसे ऐसे छोड़ के चला गया। लेकिन वो क्या करता? मॉम ने उसको मना कर रखा था और वो तो उनके खिलाफ जा ही नहीं सकता था। और तभी कोई इसके पास आया था। वो वैन चाओ था। हेलो यंग मैन, उसने हाथ आगे बढ़ाया और विंग ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो। और उसने एकदम से विंग का हाथ पकड़ लिया और वो उससे पास दबाए जा रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन वो तो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। सर, मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़, उसने कहा था। और फिर वैन चाओ ने अजीब सी स्माइल करते उसका हाथ छोड़ दिया था। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या नाम है तुम्हारा? विंग। ओह विंग, तो तुम मैडम यू के बेटे हो? जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। नाइस। मैं वैन चाओ हूँ और मेरे पापा वैन रोहान और मैडम यू बिज़नेस कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा विंग। थैंक यू, मुझे भी। ओके, तो विंग तुम कुछ लो ना, कुछ चाय कॉफ़ी जूस कुछ तो लो। तुम तो ऐसे बिल्कुल ही खड़े हो। चलो आओ मेरे साथ। और आप ज़बरदस्ती विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ही लिए जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने विंग की ना सुनने के बावजूद उसे एक जूस का गिलास पकड़ाते हुए कहा, ये लो पी लो। ऐसे ही तुम खड़े हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और जैसे ही विंग वो गिलास पकड़ने वाला था उसने एकदम से वो गिलास जैसे विंग की शर्ट के ऊपर ही गिरा दिया। और अब सारा जूस विंग के ऊपर गिर चुका था और उसकी पूरी शर्ट एकदम से गीली होकर जैसे उसकी बॉडी के साथ ही चिपक रही थी। और अब वैन चाओ उसे देखे जा रहा था। विंग की वाइट शर्ट में से उसकी बॉडी उसे नज़र आ रही थी और वो तो जैसे उसकी ब्यूटी को देख के अब पागल ही हो रहा था। और विंग ने एकदम से जैसे महसूस किया कि उसको अपना आप चलता हुआ महसूस हो रहा था। और उसने उस शख्स की तरफ देखा जो अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। विंग के दिल ने एकदम से उसे कुछ गलत होने का सिग्नल दिया और उसने अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर कर लिया। मैं अभी शर्ट को साफ़ करके आता हूँ। और वो वहाँ से अब वॉशरूम जाने के लिए भागा, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था ना वॉशरूम की तरह। अब वैन चाओ भी उसके पीछे पीछे चला गया। चलो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और वो अब उसे लेके वॉशरूम में आ गया था। और अब वो विंग को लेकर एकदम से वॉश बेसिन के सामने आ गया और वो एकदम से जैसे उसकी शर्ट के बटन ही खोल रहा था। नो, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं काट लूँगा खुद से। अरे नहीं, मैंने जूस गिराया ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और अब विंग ने उसको जल्दी से पीछे धक्का दिया। प्लीज़ डोंट टच मी, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे ऐसे टच करे। अच्छा, नहीं अच्छा लगता तो लगने लगेगा। उसने फिर से उसको टच करना चाहा। प्लीज़ मुझे टच मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अब विंग जैसे रोने को ही था।
हाँ पर मुझे तो अच्छा लगता है ना तुम्हें टच करना, तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तो तुम्हें टच किए बिना रह ही नहीं पाऊँगा ना, मैं तो जैसे मर ही जाऊँगा ना। और अब वो फिर से विंग के करीब हो रहा था और विंग ने एकदम से रोना शुरू कर दिया, प्लीज़ कोई है मेरी हेल्प करो प्लीज़। और फिर उसी दम मैडम यूँ भी उस वॉशरूम में आ चुकी थी, शायद वो विंग का पीछा करते हुए वहाँ आई थी। विंग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? उन्होंने विंग की तरफ देखा और विंग उनकी तरफ भागा। मामा देखे ना, ये आदमी मुझे तंग कर रहा है। और अब वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और उन्होंने वैन चाओ की तरह स्माइल करते हुए देखा। मिस्टर जूनियर वैन, तुम तो कुछ ज़्यादा ही नॉटी हो रहे हो, और तुम क्यों मेरे मासूम से बेटे को इतना ज़्यादा तंग कर रहे हो? चुप करो विंग, वो तो वैसे ही तुम्हें सता रहा है, वो बहुत अच्छा आदमी है, और तुम उससे डर क्यों रहे हो? डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैडम यूँ ने आप प्यार से ड्रामा करते उसको अपने साथ लगा के कहा। और विंग तो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था, वो तो डरने की वजह से काँप ही रहा था। और वैन चाओ अब उसकी तरफ देखे ही जा रहा था और देखे ही जा रहा था। उसे ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था और उसने सोच लिया था कि वो आज नहीं तो कल इसे हासिल करके ही रहेगा, और इसके अलावा वो किसी को इसके करीब नहीं आने देगा। वो उसका है और उसका अब बनेगा। और अब उसने फ़ैसला कर लिया था, और फिर उसने ये फ़ैसला किया तो उसे पूरा भी किया था। उसने विंग को अपना बना भी लिया था, और अब विंग देख रहा था उसकी रिंग से लेके उसके नेकलेस तक, उसके हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट से लेके उसके नेक पे बने हुए टैटू तक, हर जगह पे सिर्फ एक ही नाम था, वैन चाओ। और वैन चाओ ने तो ऐसे जैसे उसे मार्क कर रखा था, जैसे वो उसका कोई खरीदा हुआ जानवर हो जिसको उसने टैग कर रखा हो। हर जगह उसने अपना ही नाम लिखवा रखा था। हाँ, वो उसकी बॉडी पे तो अपना नाम लिखवा सकता है, वो उसके नाम की चीज़ें तो उसे पहना सकता है, लेकिन वो उसके दिल पे लिखा हुआ वांगजी का नाम तो नहीं मिटा सकता और ना उसकी जगह पे अपना नाम लिख सकता है। और अब विंग सोच रहा था, तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो वैन चाओ, तुम जैसे चाहो मुझे टॉर्चर कर लो, जितना चाहो मुझे रुला लो, लेकिन मेरे दिल से कभी तुम वांगजी को नहीं निकाल सकोगे। और मैंने ये शादी उसी के लिए की है, और ये शादी कम, मेरे लिए टॉर्चर ज़्यादा है, लेकिन मैं सहूँगा क्योंकि मुझे वांगजी की लाइफ चाहिए, और मैं उसकी लाइफ के लिए अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँगा। और अब विंग बस यही सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और दूसरी साइड पे वो जियान और वांगजी तो अभी तक सो रहे थे। और फिर जैसे ही सूरज की कुछ किरणें वो जियान के चेहरे पे पड़ी तो उसकी आंखें एकदम से खुल गई थीं। सुबह हो गई और वो तो बहुत जल्दी उठने का आदी था ना, और अब 5 बज चुके थे तो उसे तो उठना ही था। उसने आंखें खोली और देखा उसके सर ने अभी तक ऐसे ही उसे पकड़ा हुआ था और वो उनको हक किए हुए लेटा हुआ था। उनका बाजू उसके सर के नीचे था और दूसरे बाजू से उन्होंने बिल्कुल अपने करीब उसे करके हक कर रखा था, जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो, जैसे उसकी माँ ने उसको हक किया हो। और वो इतने ज़्यादा लव और इतने ज़्यादा केयर पर उनका थैंक्स बोलना चाहता था। कैसे उन्होंने गैर होते हुए भी, बिना किसी रिश्ते के होते हुए भी सारी रात उसका ध्यान रखा था, और वो ये सब चाहे कंपनसेशन के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतना कौन करता है। और उसके दिल में एकदम से अपने सर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रही थी, और वो उनको थैंक्स बोलना चाहता था, वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन कैसे, क्या करे वो उनके लिए। वो बस उसे देख के सोच रहा था। उसने देखा वांगजी सोते हुए कितना ज़्यादा मासूम लग रहा है, और वो कहीं से भी तो इतना बड़ा नहीं लगता था, वो कितना ज़्यादा मासूम था। उसके बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे और सुबह की ठंडी ठंडी हवा से उसके बाल बस उड़े जा रहे थे, और वो जियान तो बस उसे देखे ही जा रहा था। उसके सर कितने ज़्यादा हैंडसम है, जैसे एक अल्फ़ा को होना चाहिए, हैंडसम और स्ट्रॉन्ग। हाँ, थोड़े रूड और एरोगेंट भी कभी कभी थे ही, लेकिन वो कितने ज़्यादा अच्छे थे, और ये तो उन्होंने रात को ही प्रूव किया था। और अब वांगजी को देखते देखते वो जियान भी जैसे उसमें खो ही रहा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अब वांगजी के चेहरे से बालों को उठाया, वो उसे देखना चाहता था। उसने देखा वांगजी के लिप्स कितने ज़्यादा क्यूट हैं, और वो अब उन्हें टच करना चाहता था। और फिर उसे याद आया कि कल कैसे वांगजी ने उसे ज़बरदस्ती किस किया था, और वो कितना ज़्यादा ही ब्रूटल किस था उसके लिए। और अब वो फिर से उन होठों को देख रहा था जिनकी वजह से वो कल हॉस्पिटल में पहुंच गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी फिंगर को उसके होठों के करीब ला रहा था, वो उन्हें टच करना चाहता था।
उसकी ब्यूटी को एडमायर करना चाहता था और उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर वो एक ओमेगा था और उसके साथ जो था वो उसका टीचर होने के साथ एक अल्फ़ा भी तो था। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे मैग्नेट और आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और फिर जियान तो शायद ज़्यादा ही हो रहा था और अब डरते डरते उसने उसके लिप्स को टच किया। वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे, कितने ज़्यादा प्यारे थे। और अब वो जियान को पता नहीं क्या ही हो रहा था। उसका दिमाग तो जैसे उसके दिल के साथ ही धड़कना शुरू हो गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता अब उसके पास आ रहा था। वो उसे थैंक्स बोलना चाहता था और वो उसे चाहता था एक छोटी सी किस करना थैंक यू के लिए। वो उसके फोरहेड के करीब आया, लेकिन जैसे ही वो उसके फोरहेड पे किस करने ही वाला था, वांग जी ने एकदम से अपनी साइड चेंज की और उसका फेस एकदम से वो शान के फेस के करीब ही हो गया था। और अब गलती में फोरहेड पे की जाने वाली किस लिप्स पे हो चुकी थी। और फिर वांग जी ने भी अपनी आंखें एकदम से खोल दी और वो अभी सोई सोई और जागी जागी आंखों से देख रहा था। और अभी उसका दिमाग तो पूरी तरह जागा ही नहीं था। उसने तो यही समझा जैसे ये विंग है जो उसे किस कर रहा है। और वांग जी तो कब से उसे किस करना चाहता था ना, कब से वो तड़प रहा था और उसने कितना उसके लिए वेट किया था विंग के लिए। उसने कभी उसको किस नहीं किया और जब करने की कोशिश की थी एक बार, तो कैसे विंग ने उसको मना ही कर दिया था और आज विंग कैसे उसे खुद ही किस कर रहा है, वो सोच ही नहीं सका, समझ नहीं सका। उसने एकदम से वो जियान को पकड़ के अपने और करीब कर लिया और वो जियान तो घबरा गया था। ओह नो, ये उससे क्या हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि अब तो तीर कमान से निकल ही चुका था और वो तो जाके सीधा वांग जी के दिल पे ही लग चुका था। और वांग जी अब उसे पकड़ के बहुत ही पैशनेटली, बहुत ज़्यादा पैशन से उसे किस कर रहा था। और अब उसका किस तो बिल्कुल ही जेंटल और बहुत सॉफ्ट था और इस किस में उसने अपना प्यार और सारे इमोशंस मिला दिए थे जो विंग के लिए थे। और वो जियान का नन्हा सा बीमार दिल भी जैसे एकदम से बुलेट की रफ्तार से जैसे भाग रहा था और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसे ये सब अच्छा लग रहा है, उसे सर का इस तरह से उसको किस करना अच्छा लग रहा था और उसने एकदम से आंखें बंद कर ली। और अब वो भी इस मोमेंट को फुल तरीके से एंजॉय करना चाहता था, वो इसमें खो जाना चाहता था। और वांग जी की तो आंखें अभी तक बांधी थी, वो बस उस जियान को विंग समझ के उसे पैशनेटली किस किया ही जा रहा था जैसे वो पता नहीं कब से प्यासा हो और उसे एकदम से कुआं मिल गया हो और वो इस कुएं का सारा पानी ही पी के ख़त्म करना चाहता हो। और वो जियान उसके लिए तो जैसे कि पहले प्यार का पहले ही एहसास था जो उसके लिए बहुत नया और बहुत खास था और वो इसे खोना नहीं चाहता था, वो अपने दिल में उसे रखना चाहता था। और अब वांग जी रुका और वो अब अपनी भारी भारी सांसों में कह रहा था आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बता ही नहीं सका, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। अगर तुम मुझे छोड़ के गए ना, मैं सच्ची में अपनी जान ले लूँगा, मैं बता रहा हूँ। और वो बस बोल के उसने एकदम से फिर से उस जियान को पकड़ लिया और अब दोबारा से उसे किस किया जा रहा था। और उस जियान का दिल तो जैसे खुशी में अब कहीं और ही आसमान पे पहुंच चुका था। क्या सार उसे प्यार करती हैं, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? वो तो अभी कुछ ही दिन पहले उनसे मिला है। तो ये क्या है, सार उसे प्यार करने लगी हैं? ओह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। उसे भी सार अच्छे लगते हैं, कितने स्वीट हैं वो, कितने काइंड हैं और उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखा। और वो कल वाली बात तो जैसे भूल ही चुका था। हाँ, सार अच्छे हैं, वो उससे प्यार करते हैं। उसका दिल धक धक कर रहा था। और फिर वांग जी ने फिर से कहा आई लव यू सो मच। तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो ना, मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए तरस रहा हूँ। प्लीज़ बोलो, कुछ तो बोलो। और अब हुशियान ने भी एकदम से बोल दिया आई लव यू टू, आई लव यू टू सर। और अब वो बस उसी केस में फिर से खो चुका था और वांग जी उसे किस करते करते फिर से सो चुका था और उसने वैसे ही उसको अपने साथ जकड़ कर गले लगा लिया। और उसे तो अब होश ही नहीं था, वो तो बस इस प्यार के इकरार से ही जैसे खो चुका था और उसका तो जैसे सारा स्ट्रेस और सारी परेशानी कहीं गुम ही हो गई थी, जो आधा सोया और आधा जागा था। और उसने तो ये कन्फेशन सुन ही लिया था। और दूसरी तरफ ईशान था जिसके लिए ये बिल्कुल नया नया था
और उसका दिल तो जैसे एक नन्हे से बच्चे की तरह उछल ही रहा था सीने में। और ये उसका पहला प्यार था, उसका पहला प्यार 16 साल की उम्र में, जो कि उससे अपने से इतने साल बड़े साल से हो चुका था, उसके प्रोफेसर से। और अब वो बस स्माइल करके उनके सीने पे सर रख के सो चुका था। आई लव यू टू सर। और इसके साथ ही स्टोरी का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगे। हाँ, ये थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी सैड और थोड़ी इमोशनल और थोड़ी टॉक्सिक स्टोरी है, लेकिन इसमें हमारा वांगजी बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है। आई होप आपको अच्छी लगे, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्रेज़ी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और मुझे बताइएगा कि क्या मुझे क्रेज़ी वाइफ को अब ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर आप लोग इससे मज़ीद देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।